एंड वेलकम टू द मनी बैंक क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर थे, एक ऑथर थे, सोशल थ्योरिस्ट थे, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे और बेसिकली ये अपनी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की जो कम्युनिज्म की जो थ्योरीज हैं उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फेमस हुए। और इनको ये भी कहा जाता है, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, यानी कहीं ये भी लिखा गया है कि जो मार्क्स हैं वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। और वो इसी वजह से क्योंकि उन्होंने फोरकास्ट किया था कि किस तरीके से कैपिटलिज्म में डिक्लाइन आएगा और सोशलिज्म की स्टार्टिंग होगी, बिगिनिंग ऑफ द सोशलिज्म। और अगर आप प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो मार्क्सियन एनालिसिस एक बहुत ही बड़ी जगह रखता है, बहुत ही, यानी अगर आप बात कर रहे हैं कि साहब इकोनॉमिक प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है तो आप मार्क्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि एक प्रोसेस उन्होंने दिखाया है किस तरीके से कैपिटलिज्म से सोशलिज्म की तरफ जाएंगे। और अपनी थ्योरी में उन्होंने तो बिल्कुल शुरू से दिया है, फर्स्ट स्टेज से हम सारी स्टेजेस अभी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ जगह पर यह भी कहा गया है फॉलोअर्स की वजह से, क्योंकि इनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे तो इनको कुछ लोगों ने प्रॉफिट भी कहा है। हालांकि काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहा है, उस पर काफी कंट्रोवर्सीज चली, हम उस कंट्रोवर्सीज में नहीं जा रहे हैं। और बेसिकली जो एक मेन आइडिया है मार्क्स की थ्योरी का, उनकी एक एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि किस तरीके से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर ब्रेकडाउन आएगा सोशियोलॉजिकल रीजंस की वजह से। एक कैपिटलिस्टिक में अगर ब्रेकडाउन आता है तो जाहिर है वहां पर कुछ इकोनॉमिक स्टैग्नेशंस होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, जिस वजह से आता है। उनका कहना देखा कि हाँ, कैपिटलिज्म में ब्रेकडाउन आएगा, कैपिटलिज्म खत्म होगा, लेकिन वो सोशियोलॉजिकल रीजंस की वजह से होगा। और कब होगा वो? जब कैपिटलिज्म एक हाई डिग्री, हाई लेवल पर पहुंच हुआ होगा। यानी कैपिटलिज्म क्या है कि सारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सारे प्राइवेट लोगों के पास हैं और एक दो ही क्लासें हैं, बहुत अमीर हैं या बहुत गरीब हैं, लेबर हैं, तो सारे लेबर जो है वो उसके अंडर में काम करेंगे। एक लिमिट होगी ना, कहां तक आप इंप्लॉय कर पाएंगे, कहां तक आप रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर पाएंगे। एक डिग्री आ जाएगी, हाई लेवल आ जाएगा। जहां वो लेवल आएगा वहीं पर एक सैचुरेशन होगा और वहां कैपिटलिज्म में ब्रेकडाउन शुरू होगा और सोशलिज्म की शुरुआत हो जाएगी। और ये सारा कुछ उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, जिस किताब का नाम दास कैपिटल है, दास कैपिटल करके है, जो 1867 के अंदर पब्लिश हुई थी। और उसको कुछ लोगों ने बाइबल ऑफ सोशलिज्म भी कहा है, बाइबल ऑफ सोशलिज्म, क्योंकि जाहिर है इसके सोशलिज्म जो आएगा वो ये इनकी किताब जो एक प्रोसेस उन्होंने अपनी किताब में बताया है उसी के हिसाब से आएगा जो उनकी एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने इस किताब के अंदर एक प्रोसेस, पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, कोलैप्स होगा और वो एक सोशलिज्म में चेंज होगा। इस थ्योरी पे जाने से पहले जाहिर हम कुछ अजम्पशंस पढ़ेंगे कि मार्क्स ने क्या क्या इस थ्योरी में क्या क्या अजम्पशन लिए गए हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए ये थ्योरी काम करती है। ठीक है, तो मैं अजम्पशन लिख रहा हूं, फिर शुरू करते हैं। चलिए, तो मैंने अजम्पशंस लिख लिए, अब इन अजम्पशंस पर बात करते हैं। पहला अजम्पशन है मार्क्स का कि टू प्रिंसिपल्स क्लासेस इन दी सोसाइटी, यानी देयर आर टू प्रिंसिपल क्लासेस इन दी सोसाइटी। या दो क्लासेस हैं सोसाइटी में, कौन सी है? पहली है बुर्जुआजी, इसको बेसिकली प्रोनाउंस करते हैं बुर्जुआजी, BOURGEOISE, बुर्जुआजी। ये क्लास बेसिकली कैपिटलिस्टिक क्लास है जो कि पूरी सोसाइटी, ये कह लिए मालिक लोग हैं, ये लोग मालिक, ठीक है। और दूसरी है प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट ये वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास जिसको हम कहेंगे। तो यहां मान के चलते हैं दो तीन क्लासेस है, एक बुर्जुआजी है और एक प्रोलेटेरिएट है, ठीक है। दूसरी है वेजेस आर डिटरमिन एट सब्सिस्टेंस लेवल। जो वेजेस हैं वो कहां डिटरमिन होंगी? बिल्कुल सब्सटेंस लेवल के ऊपर, यानी कहां? सर्वाइवल लेवल के ऊपर। इतनी वेजेस मिलेंगी सिर्फ जितना के उनको लेबर को खाना मिल सके, वो सुकून से जी सके, कम से कम वो ऐश नहीं कर सकते, उनके पास सरप्लस नहीं है, उनको इतना ही मिलेगा जितना वो खाएंगे। तीसरी बात, लेबर इज द मेन सोर्स ऑफ वैल्यू जनरेशन। इस थ्योरी के अंदर हम ये मानकर चलते हैं कि लेबर ही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर ही सब कुछ करने वाली है। अगर आपके पास लेबर बिल्कुल नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा। एक बात मानने की भी है, मशीनें हैं, ठीक है, मशीनें चलाने वाली तो लेबर ही होती है, ठीक है। अगली बात, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स, कांस्टेंट एंड बिहेवियर।
यहां हमारे पास दो तरह के ही सिर्फ कैपिटल्स हैं, या तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में जो मशीन्स वगैरह हैं वो आ जाती हैं, या वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हम लेबर को लेकर चलते हैं। इन दोनों पर हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, जब मैं इस थ्योरी बताऊंगा तो इस पर आगे डिटेल होगी। अगली बात है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से जो पहली क्लास है, बुर्जुआजी क्लास है, इसके पास है। यानी जो ऑनर है, जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, सारे के सारे फैक्टर्स उन्हीं के पास हैं। दूसरी क्लास के पास कोई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लेबर के काम करेगी, वो सिर्फ प्रोडक्शन का काम करेगी। ठीक है, अगली बात है, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट दी वर्कर्स। जाहिर है जब सारा कुछ उनके पास है, इनके पास कुछ है ही नहीं लेबर क्लास के पास, तो एक्सप्लॉइट होगी, क्योंकि हम ये भी मान चुके हैं कि जो वेजेस हैं वो सब्सिस्टेंस लेवल पर हैं। जब लेबर को सब्सिस्टेंस लेवल ही सिर्फ मिल रहा है तो एक्सप्लॉइट हो रही है। अगली बात है, लेबर इज होमोजीनियस एंड परफेक्टली मोबाइल। एक सी लेबर है, ऐसा नहीं है कि यहां बहुत एक्सपर्टाइज है और ये एक्सपर्ट नहीं है, ये स्किल्ड है, ये अनस्किल्ड है। एक सी लेबर है, सबको सेम सब कुछ मिल रहा है, और एक लेबर कहीं भी जाकर काम कर सकती है। ऐसे नहीं कि यहां की लेबर कहीं और जाके काम नहीं कर सकती। परफेक्ट कंपटीशन है, सिंपल है, और नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ वेज एंड प्रॉफिट। जो नेशनल इनकम है, आप जब नेशनल इनकम को मेजर करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो सिर्फ इन्हीं में होगी, या तो वेज होगी उसके अंदर या प्रॉफिट। यानी जो आपकी प्रोलेटेरिएट क्लास को जो मिलेगा उसके बाद जो भी बचेगा वो प्रॉफिट होगा। ये एक सिस्टम है जिसमें ये अजम्पशन है जिसके अंदर हम इस थ्योरी को लेकर चलेंगे। अब हम लेकर चलते हैं कि मार्क्सियन कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या। मार्क्सियन कांसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मार्क्सियन कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम बात करें कि ये मार्क्सियन कंसेप्ट क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। देखिए, मार्क्स ने इस थ्योरी के अंदर कुछ स्टेजेस ली हैं। स्टेजेस कहिए या उसको कहिए मूड्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ स्टेजेस हैं, हर स्टेज में एक अपना सिस्टम है, अपना प्रोडक्शन का सिस्टम है, अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स है, क्लास स्ट्रगल्स हैं उसके अंदर। ठीक है, और जो इश्यूज हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, प्रोडक्शन के सिस्टम है, वो हर क्लास में अलग अलग है, वो वेरी करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही हम सिस्टम को सब में यूज करते चले आ रहे हैं। कॉमनली आप कहिए कि मार्क्सियन एनालिसिस हैव 5 डिफरेंट मूड्स ऑफ प्रोडक्शन, या आप कहिए 5 स्टेजेस हैं। तो यहां एक 5 स्टेजेस हैं बेसिकली जो काम करेंगी। आपने कुछ और वीडियो देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं। तो 5 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज जल्दी जल्दी बताई जाती है। उसके बाद कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म को डिटेल बताया जाता है। पूरी स्टेज बताने के बाद एक चीज बताई जाती है। मैं इसको बताने में ऐसे कर रहा हूं कि मैं हर स्टेज को एक एक करके लेके चल रहा हूं। मैं लिख दूंगा 5 स्टेजेस, फिर मैं एक एक स्टेज को लेके चलूंगा, और जहां पर कैपिटलिज्म आएगा, कैपिटलिज्म से हम डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है इसका मार्क्स का, वो यही है कि हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर इस वक्त हैं। जो वर्ल्ड है इस वक्त वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर है, और जब ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अपने एक हायर लेवल पर पहुंच जाएगी, यानी कैपिटलिस्ट, ये कह लीजिए कि कैपिटलिस्टिक जितना कैपिटल एक्यूमुलेट कर सकते थे उतना कर चुके हैं, बिल्कुल हायर लेवल पर पहुंच जाएगी, तो एक डाउनफॉल आएगा, ब्रेकडाउन आएगा कैपिटलिज्म में, और फिर एक सोशलिज्म शुरू होगा। तो जाहिर है यही मेन थ्योरी है। तो जब हम स्टेजेस पर हम इस पर पहुंचेंगे कैपिटलिज्म पर, तो फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसको लेकर इस पर डिस्कशन किया गया है मार्क्सियन थ्योरी के अंदर। पहली है प्रीमिटिव कम्युनिज्म। प्रीमिटिव कम्युनिज्म, इस प्रिमिटिव कम्युनिज्म को आप ट्राइबल स्टेज भी कह सकते हैं। जो छोटी छोटी डिफरेंट ट्राइब्स हुआ करती थी उनके लिए है कि अपनी अपनी ट्राइब्स में लोग अपना अपना प्रोडक्शन किया करते थे। दूसरी है एंशिएंट स्लेव सिस्टम।
एंशिएंट स्लेव सिस्टम, जहां पर स्लेवरी शुरू हुई, स्लेव आने लगे, स्लेव के जरिए काम किया जाने लगा। उसके बाद आया फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म आया, और फ्यूडलिज्म के बाद फिर एक कैपिटलिज्म आया, जो जिसमें हम आज हैं। कैपिटलिज्म, ठीक है। और कैपिटलिज्म जब जो एक्सपेक्टेशन है मार्क्स की कि एक टाइम में फ्यूडलिज्म खत्म हो जाएगा, फिर आएगा सोशलिज्म या कम्युनिज्म, एक ही चीज है ये। सोशलिज्म या कम्युनिज्म, ये मैंने लिखा नहीं है, वरना आप कहीं लिखा हुआ देखेंगे पढ़ेंगे तो हर जगह आएगा दी स्टेज ऑफ प्रिमिटिव, दी स्टेज ऑफ एंशिएंट स्लेव, दी स्टेज ऑफ फ्यूडलिज्म, स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म एंड दी स्टेज ऑफ सोशलिज्म या कम्युनिज्म। तो मैंने दी स्टेज ऑफ लिखा नहीं है, वो आप जब आप लिखें एग्जाम में दें तो आप इसको पूरा कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म या ट्राइबल स्टेज की। ये कौन सी स्टेज है? देखिए, इसके अंदर एक 3 तरह की सब स्टेजेस थी। ये उस वक्त की बात है कि जब लोग जो है वो हंटिंग किया करते थे, यानी उस वक्त जो मेन प्रोडक्शन था, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन था, वो हंटिंग था। लोग जानते नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं है, वो ऐसे ही इधर उधर रहा करते थे, अपनी छोटी छोटी ट्राइब्स बना रखी थी और छोटे छोटे ग्रुप बना रखे थे, और उन ग्रुप्स के अंदर वो शिकार किया करते थे और उन जानवरों से खाते थे। उसके बाद वक्त आया कि उन्होंने थोड़े जानवर जमा करने शुरू कर दिए, जिसको हमने कहा नोमैडिक पैट्रियलिज्म। ये जानवरों को चराने लगे, पकड़ के उनको साथ रखते, यानी अब उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया एक तरीके से, वो आया, ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरा आया जिसको हमने कहा स्टेशनरी एग्रीकल्चर, यानी अब वो प्रोडक्शन करने लगे, लेकिन क्योंकि उनके पास सब वो प्रिमिटिव इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे, तो उसी लेवल का प्रोडक्शन था, एक जॉइंट होल्डिंग ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन था, कम्युनल इसको कहिए। आपस में जो इनकी जो ट्राइब्स थी, वो एक ट्राइब एक काम किया करती थी, वो कुछ कर रही है और एक दूसरी ट्राइब भी कुछ कर रही है, आपस में वो इंटरेक्शन नहीं थे, लेकिन कम्युनिटी जो थी वो विद इन ट्राइब्स के अंदर एक प्रोडक्शन चला करता था और एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन था, और लेवल ऑफ प्रोडक्शन और कंजम्पशन चला करा करता था। लेकिन क्योंकि कंजम्पशन बहुत कम था, वो था उस टाइम में, तो जितना कंज्यूम था इतना ही वो बनाया करते थे, ठीक है, बहुत एक्सट्रीमली लो था। तो कोई सरप्लस सिस्टम नहीं था, कोई सरप्लस नहीं होता था, जितना वो उनको जरूरत होती थी उतना प्रोडक्शन किया करते थे, और उसी प्रोडक्शन से अपना जरूरियात की चीजें, जरूरत अपनी पूरी किया करते थे। यहां पर कोई डिवीजन नहीं थी ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, कोई क्लास नहीं थी कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इस रिलीजन है, वो कुछ भी नहीं था, सब इंसान थे, सब काम करते थे और सब खाते थे, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा सिस्टम आया जिसको हमने कहा एंशिएंट स्लेव्स। मैंने भी कहा कि सरप्लस नहीं होता था, जितना प्रोड्यूस करते थे उतना कंज्यूम कर लिया करते थे। प्रॉब्लम आई जब सरप्लस होने लगा, यानी जैसे जैसे प्रोडक्शन टेक्निक्स में डेवलपमेंट होता रहा, अब पॉसिबल था कि आप सरप्लस प्रोड्यूस कर सकें। जब टेक्नोलॉजी हल्के हल्के बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहते हैं, सबसे पहले सिर्फ हंटिंग करते थे, उसके बाद फिर उन्होंने थोड़ा एग्रीकल्चर भी शुरू कर दिया, एनिमल को पालना शुरू कर दिया, ये सब शुरू, यानी अब टेक्निक्स आ रही है, नहीं करते जा रहे। तो जब टेक्निक्स आगे आ गई, तो अब एक वक्त ऐसा आया कि सरप्लस आने लगा। सरप्लस के आने से ही एक कम्युनिटी डेवलप होने लगी। अब मटेरियल बेसिस स्टार्ट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब लोगों में मटेरियल बेस, अब मैं चाहने लगा कि साहब अब जब प्रोडक्शन हो पा रहा है, बच पा रहा है, तो क्यों ना मैं किसी तरीके से कुछ लोगों को करके उनसे काम कराऊं और मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊं, एक अपनी, और या अपने पास एग्रीकल्चर हो, लैंड हो, कुछ ये काम करूं। अब उन्होंने डेली बेसिस यानी रोज काम करना और खाना, ये सिस्टम खत्म। अब एक सिस्टम शुरू हो गया था, यानी दे आर नॉट केयरिंग अबाउट अर्निंग देयर डेली लिविंग्स। अब उनके जमा कर लेते थे, सरप्लस किया करते थे और उससे वो काम करने लगे थे। अब सिस्टम चेंज होने लगा था। अब उनको सिर्फ अपने खाने पीने के लिए इंतजाम करना नहीं था, क्योंकि अब सरप्लस था, अब उनके पास पैसे थे जो लोग एक्यूमुलेट कर रहे थे।
अब वो आर्ट ऑफ रूलिंग में भी जा रहे हैं, यानी स्टेट क्राफ्ट में जा रहे हैं वो लोग। फिलोसफीज हो रही हैं, फिलोसफिकल काम किए जा रहे हैं, रिलीजन्स बनने लगे हैं, ठीक है, साइंस और आर्ट्स बनने लगे हैं, एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर तर अब तो बनते हैं। तो ये सारे काम एक शुरू हो गए। यानी यहां से अब क्या हुआ कि जो एक ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी थी उसका एक नतीजा ये हुआ कि अब क्लास बनने लगी। यानी अब मेरे पास प्रॉपर्टी है तो मैं हायर क्लास में हूं, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो लोअर क्लास में है। यानी सोसाइटी डिवाइड हो गई इनटू क्लासेस, ठीक है। अब दो क्लास बन गई, एक्सप्लॉइटर्स और एक्सप्लॉइटेड। जो एक्सप्लॉइटर थे वो पैसे वाले लोग थे जिन्होंने एक्यूमुलेट किया हुआ था, जिन्होंने जमीन और पैसे को जमा किया हुआ था, और एक एक्सप्लॉइट थे जो एज ए लेबर काम कर रहे थे, यानी स्लेव ऑनर्स एंड स्लेव। बल्कि सादा अगर उनको शब्दों में कहिए तो मालिक और गुलाम। एक क्लास मालिक की बन गई और एक क्लास गुलाम की बन गई, ठीक है। और यहीं से स्लेवरी मूड ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। यानी अब क्या हुआ, इस सिस्टम ने एक सिस्टम दिया जिसको हमने कहा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्लेव मूड ऑफ प्रोडक्शन। अब स्लेव जो थे वो बेसिकली मास्टर की प्रॉपर्टी थे। जो स्लेव्स हैं वो एज ए प्रॉपर्टी मास्टर के लिए काम कर रहे हैं, मास्टर उनसे काम कराता है, और जब वो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो सारा सरप्लस उनसे ले जाता है, उनके पास सिर्फ इतना छोड़ता है कि वो जी सकें, सब्सटेंस लेवल, जिसको हमने आगे अजप्शन में पढ़ा था। यानी लेबर क्लास काम करेगी, प्रोड्यूस करेगी, जो मालिक है वो आएगा, सारा प्रोडक्शन ले जाएगा, उसके पास उतना छोड़ेगा जितना वो अपने खाना खा सके और वो जी सके। यानी इस सिस्टम ने कहा कि जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लेबर से चल रही है। यानी इस सिस्टम के अंदर लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस जो कि इनकम को जनरेट कर रही है, यानी वैल्यू एड जो कर रही है वो सिर्फ लेबर कर रही है। और अब ये मान लिया गया कि वो आदमी जिसके पास सबसे ज्यादा स्लेव्स है सबसे बड़ा आदमी है, वो सबसे बड़ा आदमी बन गया, ठीक है। यानी एक सिस्टम बन गया, अब स्लेवरी वाला, गुलाम काम करेंगे। अब आगे चले तो जाहिर है पॉपुलेशन बढ़ने लगी। जब पॉपुलेशन बढ़ने लगे तो लोगों की रिक्वायरमेंट और विशेष, यानी उनकी जरूरियात और उनकी ख्वाहिशात दोनों बढ़ने लगी। मार्केट के अंदर चीजों की डिमांड बढ़ने लगी, लैंड की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब फूड बहुत ज्यादा ग्रो करना था, ठीक है, ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए। और इस सिस्टम ने जब ये सब जरूरत बढ़ती चली गई तो अब एक फ्यूडलिज्म एग्जिस्टेंस में आया, एक सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया जिसको बाद में फ्यूडलिज्म का नाम दिया, दी स्टेज ऑफ फ्यूडलिज्म। अब हम फ्यूडलिज्म पर पहुंच गए। फ्यूडलिज्म क्या है? यहां पर बहुत सिंपल है, हम फ्यूडलिज्म कहते ही उस सिस्टम को है जहां पर लैंडलॉर्ड क्लास लेबर को एक्सप्लॉइट करती है। एक लैंडलॉर्ड क्लास होती है, बड़ी क्लास, जो कि लेबर से काम लेके उनको एक्सप्लॉइट करती है, और जो लेबर क्लास है जो फ्यूडलिज्म के अंदर काम करती है उसको हम लोग सर्व कहते हैं। सर्व्स, एक क्लास जो फ्यूडलिज्म में, मतलब फ्यूडलिज्म क्या आया? फ्यूडलिज्म एक बाकायदा सिस्टम आया, यानी एक गवर्नमेंट टाइप की कही आप उसको बनाई गई जिसको फ्यूडलिज्म कहा गया, और सारी लेबर को उससे जोड़ दिया गया कि अब तुम लीगली और पॉलिटिकली इस मैकेनिज्म से जुड़े हुए हो, और अब तुम जमीन पर कल्टीवेशन करोगे, प्रोड्यूस करोगे और हमें दोगे। सर वो एक पेमेंट पे था यार, फ्यूडल ग्राउंड उसको आप रेंट कहिए, उस पर था, लेकिन जाहिर है वो सारा का सारा सरप्लस ले जाते थे और सिर्फ और सिर्फ सब्सटेंस लेवल, सब्सिस्टेंस के लिए, उनके लिविंग के लिए उनके पास छोड़ा करते थे। यानी एक सिस्टम बन गया। अब वो एक सिस्टम में, गवर्नमेंट के सिस्टम में इन्वॉल्व थे, जमीनें थी उनके पास, कल्टीवेशन कर रहे हैं वो, लेकिन सरप्लस बिल्कुल नहीं है वहां। ये जाहिर है इट वाज अ नॉन इकोनॉमिक सिस्टम, और जाहिर स्टेट पावर थी, एक सोशल कस्टम और स्टेट पावर थी जिससे कि वो सारा का सारा ले जाएगा। तो मेरे पास जमीन है, मैं उस पर काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास उतना ही रहेगा जितनी के मैं खा पी सकूं। बाकी सारा का सारा जो फ्यूडल्स हैं, जो गवर्नमेंट है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो वो ले जाया करते थे। स्लेवरी में ये सिस्टम था कि साहब आप जो है वो कुछ कर मालिक के हिसाब से ही सारा करेंगे, लेकिन यहां सब जो है वो अपने प्रोडक्ट का उनके पास एक डिस्पोजल सिस्टम था। यानी जाहिर है मेरी जमीन है, मैं काम कर रहा हूं, तो इससे उनको एक इंटरेस्ट था कि हम ज्यादा प्रोडक्शन को एक्सपेंड करें। भाई मैं अपनी जमीन पे काम कर रहा हूं, अगर मैं थोड़ी ज्यादा जमीन होगी तो जाहिर है मैं थोड़ा ज्यादा
ले पाऊंगा। तो एक एक्सपेंशन का सिस्टम था। तो यहां एक प्रोडक्शन को मौका मिला कि प्रोडक्शन यहां थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। कोशिश की गई कि एक सरप्लस भी लिया जा सके। अब यहां पर हुआ ये कि जो फ्यूडल रिलेशंस था पीजेंट्स के, अगर आप लीजिए विद द पीजेंट्स, वहां एक इमोबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिव फोर्सेस थी उनको, उनकी ग्रोथ को डिस्करेज किया गया। यहां पर इसकी वजह से सोशल डिसऑर्डर्स आ गए, और जैसे ही सोशल डिसऑर्डर आए तो जो क्लास थी, पैसे वाली क्लास थी, वो स्ट्रांग हो गई, और स्ट्रांग हो गए उन्होंने फोर्सिबली हर चीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, और एग्जिस्टेंस में कैपिटलिज्म आ गया। ये कैपिटलिज्म बेसिकली वो क्लास है, वो सिस्टम है, वो इकोनॉमिक सिस्टम है जो आज दुनिया के अंदर मौजूद है। हम लोग उसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे थे। कंप्लीट कैपिटलिज्म नहीं है, ये गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हम ये मार्क्स के थ्रू हम उस सिस्टम में भी हैं। हमारे यहां तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म मिलकर चलता है ना, क्योंकि हमारे पास कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट के पास है, कुछ प्राइवेट के पास है, मिलकर काम करते हैं। जो प्योर कैपिटलिज्म है उसको हम क्या कहते हैं? जहां पर कंट्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट ओनर्स फॉर प्रॉफिट रादर देन बाय द स्टेट। जहां पर सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि प्रॉफिट अर्न करते हैं वो सब के सब प्राइवेट ओनर्स के पास हैं, उन सब के मालिक प्राइवेट लोग हैं। जो प्रोडक्शन किया जाता है वो सारा प्रोडक्शन सेल के लिए किया जाता है। पहले वाले सिस्टम में नहीं था कि प्रोड्यूस किया और उसे ही खा लिया, बाकी फ्यूडल सिस्टम को, या उससे पहले उतना ही किया, प्रिमिटिव स्टेट में उतना ही प्रोड्यूस किया करते जितना खाना होता था। नहीं, अब सिस्टम है कि जो प्रोड्यूस होगा वो बिकेगा और उसके बाद खाया जाएगा। जो कैपिटलिस्ट थे वो लेबर को हायर करते थे, करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए। अब लेबर फ्री है, लेबर जो है वो फ्री है, क्योंकि मैं लेबर हूं तो मैं ओनर ऑफ द लेबर पावर हूं ना, मैं वर्कर हूं। अब मैं टाइड नहीं हूं किसी लैंड से, कोई फ्यूडल सिस्टम मेरे पास नहीं है। नाउ आई एम फ्री टू सेल माई लेबर्स टू एनीवेयर, माई लेबर पावर टू एनीबडी, टू एनी प्लेसेस है, और मैं यहां पर माइग्रेट कर सकता हूं। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो माइग्रेट होगा। अब मैं यहां सऊदी अरब में आया हुआ, यहां काम कर रहा हूं, माइग्रेशन की वजह से है। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लोग माइग्रेट करने लगे। ये सारा का सारा सिस्टम फ्री था, यानी अब इस सिस्टम के अंदर लेबर फ्री है, वो कहीं जा सकती है, कहीं अपनी सर्विसेज को बेच सकती है। लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं है कि मैं अगर फ्री हूं तो मैं काम ना करूं, मेरी मर्जी है मैं करूं ना करूं, लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर गड़बड़ है ना, मेरे बच्चे कहां से खाएंगे। तो आई एम फोर्स टू सेल इन ऑर्डर टू लाइव। अब मैं फोर्स हूं, मैं करूंगा, और जैसे जैसे कि मेरी जरूरत बढ़ेगी तो जाहिर है मुझे काम भी करना पड़ेगा। और मैं काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब मैं अपनी मींस ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप से डिप्राइव्ड हूं। जो मेरे पास पहले ओनरशिप थी शुरू में, जो फ्यूडलिज्म में उसमें कहिए, तो मेरे पास अपनी जमीन थी, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं है। बस मैं अब सिर्फ और सिर्फ अपनी लेबर को बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल सकता हूं। तो यानी अब यहां जो लेबर है वो एक कमोडिटी की तरह हो गई। एक कमोडिटी की तरह लेबर को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। यहां कोई और सिस्टम नहीं है। जैसे बाकी सब मशीनें हैं उसी तरीके से लेबर भी है। मैं जितनी मशीनें खरीदूंगा उसी हिसाब से उन मशीनों को चलाने के लिए लेबर हायर करूंगा और अपना काम करूंगा, और लेबर को मैं रिम्यूनरेशन दूंगा, जिसको हम वेज कहते हैं। वेज पर सारी की सारी सिस्टम चलेगा और वो काम करेंगे। ठीक है, यहां पर जो कैपिटलिस्ट है वो लेबर पावर को यूज करेंगे और सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे। जो कैपिटलिस्ट है दे विल यूज देयर लेबर पावर एंड क्रिएट सरप्लस, और इस सरप्लस को मार्क्स ने सरप्लस वैल्यू कहा है। सरप्लस वैल्यू, ये सरप्लस वैल्यू की वैल्यू है इस सिस्टम के अंदर। सरप्लस वैल्यू क्या है? सिंपल आप ये मान के चलिए कि साहब वैल्यू एडेड है। कितनी वैल्यू एडेड हो रही है? आपका 100 टोटल गया, 100 आपने टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, जिसमें कि आपने वेजेस वगैरह दे दी 60 की, तो बचा क्या आपके पास? 40। ये 40 जो है ये आपकी सरप्लस वैल्यू है। ठीक है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि हमारा जो नेट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी है वो किस चीज से काउंट किया जाता है, किस चीज से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। हम बात कर रहे हैं जीडीपी की, जिसको आप नेट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी भी कह लीजिए। तो जो जीडीपी है इस कैपिटलिस्टिक के अंदर,
वो बेसिकली काय से बनता है। हमने वहां अजम्पशन में हमने क्या लिए थे, हमने दो टाइप के इनपुट्स लिए थे, एक तो हमने लिया था कांस्टेंट और दूसरा लिया था वेरिएबल। अब एक कांस्टेंट हुआ जिसने मशीनें वगैरह हमारे पास आ गई, एक वेरिएबल हुआ जो हमने वेजेस वगैरह दी, ठीक है। लेकिन एक तीसरा पार्ट और है ना जिसको हमने सरप्लस कहा। तो ये तीनों जब मिलेंगे तभी हमारी जीडीपी बनेगी, ठीक है। ये एक सिस्टम बन के आया, यानी पहले तो हम अपनी जीडीपी में देखेंगे कांस्टेंट क्या है, वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड मशीन्स, उसको लेंगे हम। दूसरा फिर हम देखेंगे कांस्टेंट क्या है, सॉरी यहां वेरिएबल्स क्या है, यानी यहां हम देखेंगे अमाउंट ऑफ लेबर यूज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, वो कितना है। और इन दोनों के साथ साथ हम देखेंगे कि इस पूरे काम में, इस पीरियड के अंदर जितना भी काम हुआ उसमें हमारा सरप्लस हमें कितना बचा। जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमें जीडीपी मिल जाएगा हमारी कंट्री का। अब सवाल यह है कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है तो हमें रेट ऑफ सरप्लस भी कैलकुलेट करना होगा। रेट ऑफ, हम सरप्लस निकाल पा रहे हैं लेकिन सरप्लस किस रेट से मिल रहा है, उसके लिए हमें यही तो देखना होगा कि जो हमारा सरप्लस है वो पर वेरिएबल फैक्टर कितना है, यानी पर लेबर, आप उसको ऐसे ही समझने के लिए कह लीजिए। तो यानी हम सरप्लस को ले लें और सरप्लस को अगर हम वेरिएबल से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा पर लेबर कितना सरप्लस आ रहा है। रेट निकालने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट निकल कर आ जाएगा। यानी इससे हम कह रहे हैं कि हाउ मच ईच वर्कर एड टू द टोटल ऑफ सरप्लस वैल्यू, ठीक है। दूसरी बात, कैपिटलिस्टिक मेनली किस लिए काम करते हैं, क्या मोटिव है उनका, प्रॉफिट, मेन चीज है प्रॉफिट। तो इसके अंदर अब हम अगर सिस्टम पर काम कर रहे हैं तो हमें रेट ऑफ प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेट ऑफ प्रॉफिट। रेट ऑफ प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, इसके अंदर सिंपल है, हम सिर्फ ये देखेंगे, प्रॉफिट हमें निकालना अलग बात है, हम रेट ऑफ प्रॉफिट निकालना है। रेट ऑफ, भाई सरप्लस तो प्रॉफिट हो गया ना, हमें रेट निकालना है। रेट के लिए हम ये देखेंगे कि पर इनपुट आउटपुट कितना है, यानी टोटल कैपिटल हम अगर लें, C प्लस वी हमारा टोटल कैपिटल हो सकता है, C प्लस वी, यही तो टोटल कैपिटल होगा हमारा, ठीक है। इससे अगर हम टोटल सरप्लस को डिवाइड करें और मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो हमें रेट ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। दूर हो गया क्या ज्यादा, ठीक है, पास हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसके अंदर प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट को भी निकाल लेते हैं। एक अगली चीज यहां मार्क्स ने डिस्कस की जिसको कहा ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ये क्या चीज है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ये है रेट ऑफ वैल्यू ऑफ द मटेरियल्स एंड फिक्स कॉस्ट, यानी C अपॉन V। हम देखेंगे पर कैपिटल, पर कांस्टेंट, सॉरी पर लेबर या पर वेरिएबल कांस्टेंट कितना है। और ये आइडिया किससे ड्राइव किया गया, मार्क्स ने दो कंसेप्ट दिए थे जिससे ये आइडिया ड्राइव किया गया, जिसको एक को कहा गया वैल्यू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल और टेक्निकल कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। वैल्यू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एंड टेक्निकल कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। आप अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बात करूं तो मैं कह सकता हूं कैपिटल पर वर्कर। आप इसको यूज मत कीजिएगा इस वर्ड्स को, इस थ्योरी में ये नहीं है, समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि आप ये मान लीजिए ये मार्क्स कह रहा है कैपिटल पर वर्कर। अब मार्क्स का ये कहना है कि इंक्रीज इन द कैपिटल पर वर्कर मस्ट रिजल्ट इन द फॉल ऑफ रेट ऑफ प्रॉफिट। यहां अब आ रहा है कि किस तरीके से कैपिटल में डिक्लाइन आएगा, किस तरीके से ब्रेकअप होगा, किस तरीके से कैपिटलिज्म खत्म होगा। मार्क्स कह रहे हैं कि जैसे जैसे कैपिटल पर वर्कर बढ़ेगा रेट ऑफ प्रॉफिट कम होता चला जाएगा। और
यहां है क्या? ज्यादा प्रोडक्शन आप कैसे करेंगे? जब आप प्रोडक्शन को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को एक्यूमुलेट करना चाहेंगे और नई से नई टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहेंगे। यानी आपको अगर हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन चाहिए तो वो ओनली पॉसिबल थ्रू मोर एंड मोर कैपिटल एक्यूमुलेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। जब हम मोर कैपिटल ले रहे हैं, मोर टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, तो जाहिर है अब आपको बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं है, अब लेबर बच रही। यहां देख कंसेप्ट लेकर आई, समझ में आई कहां? अब हम जा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड लोग हो रहे हैं। भाई पहले सारे लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर काम किया करते थे, तो सारे लोग काम किया करते थे। जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आ गई तो मशीन्स काम करने लगी ना। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन मशीन ज्यादा काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहां एक आइडिया आया कि साहब अब जब आप आदमी ये चाहेगा मेरा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, तो वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा मशीनें और टेक्नोलॉजी को इंप्लॉय करेगा, लेबर को नहीं करेगा। ठीक है, अब होगा क्या यहां पर कि जो हमारी वैल्यू ऑफ कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है वो बढ़ने लगेगा। वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल ये बढ़ने लगेगी। वो बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम होगा। उससे होगा क्या? शुरू में तो मान के चलिए कि आप जनरेशन ऑफ वैल्यू होगी, जैसे जैसे आप एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल करेंगे बढ़े तो बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, जनरेशन होगी और हाई रेट जाएगी, हाई रेट पर बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन ये एक स्टेज पर पहुंच जाएगी, एक पीक पर आ जाएगी। यानी मैं जितनी भी एक्यूमुलेशन कर सकता था कैपिटल का मैंने कर लिया, और जाहिर है जब मैं स्टेज पर पहुंच गया तो मेरे पास कैपिटल बहुत है, बहुत प्रोडक्शन है, लेकिन लेबर काम नहीं कर रही, लेबर थोड़ी सी है, सारा का सारा काम मशीनों से चल रहा है। अब यहां पर एक कंसंट्रेशन आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल आएगा, विच इज एसोसिएटेड विद द फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि खरीदने वाले कम होंगे, मैं बना तो बहुत रहा हूं, लेकिन क्योंकि लेबर अनएम्प्लॉयड है तो मैं फिर वो बेचूंगा कहां पर? इससे इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जाहिर है रेट ऑफ ग्रोथ कम होगी, और जो लेबर सरप्लस प्रोडक्शन दिया करती थी वो लेबर ही अब आपने कम कर दी। हो सकता है अब भी आपके पास सरप्लस होगा, लेकिन वो जो सरप्लस बनाती थी उनको जो पैसा मिलता था उसी से तो वो इस सरप्लस को खरीद भी पाती थी। अब आपने सिर्फ और सिर्फ मशीनों को एम्प्लॉय कर लिया, लेबर को छोड़ दिया। अब लेबर के पास तो काम ही नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है। उससे इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, प्रॉब्लम बढ़ती जाएंगी। एक सबसे बड़ी बात तो यह कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा, और अनएम्प्लॉयमेंट उस लेवल पर जाकर इंक्रीज होगा कि वहां पर एक इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी तैयार हो जाएगी। इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी बेसिकली ये एक कंसेप्ट है जो इसने मार्क्स ने दिया था, इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी। उनका कहना था कि लोग जब अनएम्प्लॉयड होंगे तो वो लोग बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, कैपिटलिस्ट जो है, वो ज्यादा से ज्यादा मशीन यानी एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल जो हो रहा है, मशीनें हो रही हैं और नई टेक्नोलॉजी और मशीनों से काम करते चले जा रहे हैं, लेबर को जॉब नहीं मिल रहा है। अब लेबर वो सारी जमा हो जाएगी तो वहां पर एक इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी बन जाएगी। बहुत ज्यादा गरीबी होगी, जो परचेजिंग पावर है वो लिमिटेड होगी, ओवर प्रोडक्शन होगा कमोडिटीज का, लेकिन खरीदने वाले नहीं होंगे, जिससे डंपिंग शुरू हो जाएगी। वो डंप करेंगे प्रोडक्ट को किसी भी एरिया में, के साथ वहां बेच दो, भले ही कम प्राइसेस पे बेच दो। डंपिंग बेसिकली मतलब यही होता है, डंप करना किसी प्रोडक्ट को के साथ, भले ही अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी नीचे जाके वो बेचेंगे। उससे क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा, कम होगा, बल्कि आप ये कहिए कि प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है, बहुत कम हो जाएगा प्रॉफिट है। उसके अलावा इस प्रॉब्लम की वजह से अब क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगी। क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू होंगी तो लेबर कॉन्फ्लिक्ट होंगी इस कैपिटलिस्टिक क्लास के साथ, और एक रिवोल्ट शुरू हो जाएगा, क्लास रिवोल्ट शुरू हो जाएगा। और इस रिवोल्ट की वजह से होगा क्या? अल्टीमेटली देयर इज ए डाउनफॉल ऑफ कैपिटलिज्म एंड राइज ऑफ सोशलिज्म। यही सिस्टम बताते हैं जो आप मार्क्स ने बताया कि जब ये प्रॉब्लम्स बहुत होंगी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगी, तो एक वक्त आएगा जबकि कैपिटलिज्म का डाउनफॉल आएगा और सोशलिज्म वहां पर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आज अगर हम इस दुनिया की बात करें, वर्ल्ड में, तो अब ये मान के चलते हैं कि हम लोग इस स्टेज पर हैं, कैपिटलिस्टिक की स्टेज पर हैं, और ये स्टेज जब खत्म होगी तो स्टेज आएगी सोशलिज्म या कम्युनिज्म। ठीक है,
अब अगर हम इसकी सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो मार्क्स ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं कहा, क्योंकि ये जाहिर है स्टेज उस हद तक नहीं है, तो एक आएगी तो अलग ही स्टेज होगी। तो मार्क्स ने इसको मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ दिया थे, इसको कैरेक्टराइज किया गया है कलेक्टिव ओनरशिप के ऊपर, यानी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कलेक्टिव ओनरशिप पर होंगे और ये सिस्टम बहुत सारी बुराइयों से कम होगा। यहां पर जो कैपिटलिज्म के अंदर एक्सप्लॉयटेशन था वो यहां पर नहीं होगा और बहुत सारी जो इनकम्पेटेबल मोड्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो यहां नहीं होंगे, सारी चीजें फ्रेंडली होंगी, सारे लोग एक मिलकर काम करेंगे। इसके अंदर मार्क्स ने कहा और उसको ईगल्स जो एंजल्स जो थे उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ये दो क्लास हो जाएंगी, एक होगी लो फॉर्म और एक होगी हाई फॉर्म। बल्कि मैं यहां लिखूं हाई फॉर्म एंड लो फॉर्म, सॉरी। ठीक है, यहां पर मतलब इन्होंने एंजल ने और मार्क्स ने तो इसको कहा कि ये दो फॉर्म है, यहां पर एक लो फॉर्म है और एक हाई फॉर्म है। ये जो दो फॉर्म इन दोनों ने कही, लेनिन एक इकोनॉमिक्स आए, उन्होंने इनको नाम दे दिया। जो सोशलिज्म है उसको उन्होंने कहा जो हाई फॉर्म है वो सोशलिज्म है, जो लो फॉर्म है वो कम्युनिज्म है। ठीक है, अब जो ये लो फॉर्म है जो कम्युनिज्म है, इसमें कहा जाता है कि ये वो फॉर्म है जहां पर अब भी जो लोग हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज के पे किए जा रहे हैं और जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे कंट्रोल किए जा रहे हैं स्टेट के, यानी अब गवर्नमेंट सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल किए हुए है और जितने भी लेबर्स हैं, जितने भी पीपल हैं, उनको उनकी एजुकेशन, एबिलिटी, स्किलनेस के हिसाब से काम मिल रहा है और वेजेस मिल रही है। ठीक है, दूसरी जो हायर फॉर्म है, हायर फॉर्म जो सोशलिज्म की जो है, उसके अंदर बेसिकली ये जो एक स्टेट का जो सिस्टम है उसको कहा कि वो खत्म हो जाता है, कोई स्टेट नहीं है, सारी चीजें जो है वो एक पीपल्स की हैं और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं। और ये प्रिंसिपल लिया गया बेसिकली एक आइडिया से, जहां कहा गया कि हर इसमें जो हाई फॉर्म है इसके अंदर कहा गया कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग, एक प्रिंसिपल है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। हर आदमी को उसकी एबिलिटी और उसकी जरूरियात के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, जो लो फॉर्म है उसमें कहा गया स्टेट के पास सारी चीजें हैं और जो जैसा काम करेगा, जैसे एबिलिटी का, उसको दिया जाएगा। जो हाई लेवल आया उसमें यह आ गया कि नहीं, स्टेट भी नहीं है कोई, इसमें कहा गया कि सारे लोगों का कॉमनली सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसको जितनी एबिलिटी है और जिसको जितनी जरूरत है उसको उसके हिसाब से उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए लास्ट में इसके क्रिटिसिज्म की और बात कर लें। तो मैं क्रिटिसिज्म लिखता हूं, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते चलते क्रिटिसिज्म और देख लेते हैं। पहला पॉइंट जिस पर मार्क्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया, कहा गया मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया गया है ये एक पार्शियल ट्रुथ है। इसको ले लिया पार्शियल ट्रुथ। ये जो इंटरप्रिटेशन और मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन जो है ये पार्शियल ट्रुथ, जो कहा गया कि नहीं सब मटेरियल सिर्फ प्रोडक्शन पर काम चल रहा है, यानी प्रोडक्शन है तो उसी पर सारी चीजें चल रही हैं, बाकी और जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जैसे एथिकल है, आइडियोलॉजिकल है, रिलीजियस है, कल्चरल है, पॉलिटिकल कंडीशंस, ये सारे के सारे इन सारे के सारे की सिग्निफिकेंस को मिनिमाइज कर दिया गया। तो यहां पर जो एक मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन दिया गया है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। दूसरी बात जिस पर के इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है, कहा गया कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज अनरियल, यानी जो मार्क्स ने थ्योरी को एक अपनी थ्योरी को बेस किया, यानी मार्क्स की तो पूरी की पूरी थ्योरी सरप्लस वैल्यू पर ही बेस कर रही है ना, कह रही है कि सरप्लस जब शुरू हुआ तभी से तो क्लास बढ़नी शुरू हुई, तो कहा जाता है कि इस रियल वर्ल्ड के अंदर आप इस वैल्यू को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, यानी इन द रियल वर्ल्ड वी आर नॉट कंसर्न विद दिस वैल्यू। आगे जो बात है जो मार्क्स ने कही, जो मैंने पहले शुरू में आपको जो अजम्पशन में था वो बताया था कि इनको फॉलोअर्स को लेकर उनको कहा गया कि मार्क्स जो है वो एज ए प्रॉफिट, तो यहां कहा गया कि मार्क्स ए फॉल्स प्रॉफिट लिखा हुआ है। ठीक है, यानी मार्क्स ने, लोगों ने कहा कि नहीं ये चीज गलत कही गई है, कोई मार्क्स ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनको एक
प्रॉफिट कहा जाए। ठीक है, अगली बात है कि टेक्नोलॉजी डज नॉट क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। यानी यहां उसने क्या किया था, उन्होंने मार्क्स ने क्या कहा था कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, ठीक है, एक्यूमुलेशन कैपिटल का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एक इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी बन जाएगी, एक इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी एक्सपेंड होगी। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें, जो और इकोनॉमिक्स का कहना भी है कि जो टेक्नोलॉजी अगर क्रिएट हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है, वहां एम्प्लॉयमेंट तो नहीं घटेगा। तो इस बात पर भी क्रिटिसाइज किया गया कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी के क्रिएट होने से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता। तीसरी, अगली पांचवी बात, फॉलिंग टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट इज नॉट करेक्ट। वहां कहा गया कि जब आप बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन पर पहुंच जाएंगे, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो जाएगी, तो रेट ऑफ ग्रोथ यानी रेट ऑफ प्रॉफिट गिरने लगेगा। ठीक है, इसलिए कहा गया कि ऐसा नहीं है, जो टेंडेंसी प्रॉफिट गिरने की बताई गई है वो ठीक नहीं है। ठीक है, जो तरीका उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जॉन्स रॉबिन का यह कहना है कि मार्क्स एक्सप्लेनेशन ऑफ द फॉलोइंग टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट एक्सप्लेन्स नथिंग एट ऑल। उनका मार्क्स जॉन्स का कहना है कि नहीं, ये थ्योरी कुछ इस तरह का बताती ही नहीं कि इस तरीके से प्रॉफिट गिर भी सकता है। एक बात की गई कि साइक्लिकल थ्योरी इज रॉन्ग। एक साइक्लिकल थ्योरी चलती है ना कि साहब वो प्रोडक्शन हो रहा है, इनकम मिल रही है, इनकम से खरीदा जा रहा है, थ्योरी चल रही है। लेकिन यहां क्या बात की गई, मार्क्स ने किस चीज पे एम्फेसाइज किया कि कैपिटल एक्यूमुलेशन लेड टू रिडक्शन इन द डिमांड फॉर द कंजम्पशन गुड्स एंड फॉलिंग प्रॉफिट। लेकिन वो इस बात को रियलाइज करने में फेल रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होता है तो एग्रीगेट इनकम के अंदर वेजेस का शेयर घटता नहीं है, बढ़ता है। तभी पूरी कंट्री का जो एक सिस्टम है, जो एक जीडीपी है, वो बढ़ती है और ग्रोथ की तरफ हम चलते हैं। अगली बात है, एनालिसिस ऑफ क्राइसिस इज आउटडेटेड। यह आउटडेटेड का मतलब इसलिए किया गया क्योंकि आजकल तो हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को यूज करते हैं। इस थ्योरी के अंदर फिस्कल और मॉनेटरी थ्योरी को एक इनकम्प्लीट या इनएडिक्वेट बताया गया, यानी ये सिस्टम काम कर नहीं रही, एक अलग सिस्टम है, वही काम करता चला जा रहा है। तो ये मानना, कुछ इकोनॉमिक्स का ये मानना है कि जो ये मार्क्स की थ्योरी है वो सजेस्टिव तो हो सकती है लेकिन एनालिटिकल या कन्विंसिंग कभी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म है और ये पूरी थ्योरी हो गई है, थोड़ी लंबी है, मुझे अंदाजा है। इसको 5 मिनट में भी एक्सप्लेन किया जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको थोड़ा डिटेल में बना दूं कि जब आप लिखने जाएं तो आपको कुछ बातें याद रह जाएंगी इसमें से, क्योंकि वरना जर्नली आप 2 मिनट के अंदर स्टेजेस बता दीजिए और बता दिए कि लास्ट की जो स्टेज कैपिटलिज्म है इस पर किस तरह काम किया गया। ठीक है, मैंने डिटेल में बनाई है, आप पूरी देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुई या समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।